आइज़क न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, कहानी शुरू करने से पहले चंद एक बातें आपको नोट करवाता चलूं। कहानी में उलझाव बहुत ज्यादा आ चुका था। अगर इसमें कहानी को हर बात के साथ पेश करता तो मुझे उम्मीद थी कि आप बोर हो जाते, इसलिए कुछ बातों को हज़फ करते हुए मुख्तसर बातें आपको बता देता हूँ। असल में प्रिंसेस तहमीना के कत्ल के बाद कामरान पर इल्जाम आया। कामरान ने अपनी जान बचाने के लिए मुझे धक्का देकर अपनी जान छुड़ाई थी और भाग निकला था। और उसी भाग दौड़ के दौरान वो पाकिस्तान की एक एजेंसी के बहुत बड़े अफीसर के अहम राजों तक पहुंच गया था। उसके साथ ही माफिया डॉन सेठ वाहिद के कुछ राज भी उसके हाथ आ गए थे। वो उन लोगों के लिए काम करने लग गया था जिसकी वजह से पुलिस और मेरे हाथ वो नहीं आ सका था। वक्त गुजरता रहा और साथ साथ पुलिस अपनी तफ्तीश भी जारी रखती रही, लेकिन कामरान किसी के भी हाथ ना आ सका। कुछ ऐसे करैक्टर हैं जिनका नाम मैं कहानी में शामिल करूंगा तो वो आपकी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जल्द ही आप उन करैक्टर का मसरफ भी समझ जाएंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस किस जगह पर फिट आते हैं और कहां कहां उनका इस्तेमाल ठीक था। इसलिए आइए अब कहानी की किस्त शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 261 के साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 262 मुलाहिज़ा फरमाए। सफिया मुझसे मिलने के बाद रुखसत हो गई थी। सच कहते हैं कि वक्त पर नहीं होते, लेकिन ये पर लगाकर उठता रहता है। बहुत से ऐसे लोगों से मुझे मिलना पड़ा जिनसे कोड़ल जान कड़ियाली के पैसे भी निकलवाने थे। उसमें सईद साहब भी शामिल थे और भी बहुत सी ऐसी शख्सियात थी जो काबिल जिक्र थी। और मैं हैरान था कि कामरान सफिया का मंगेतर, जिसके बारे में मैं इतनी तकद्दुस कर रहा था, वो एक सिंडिकेट का आलाकार निकला था। उस रोज कोई और काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया। दूसरे रोज सुबह में एक कारोबारी मुलाकात के लिए चला गया जो नाश्ते की मेज पर हुई थी। ये बाहर के एक छोटे से वफद से मुलाकात थी। तरक्की याफ्ता मुल्कों के लोग हर वक्त बचाने की फिक्र में लगे रहते हैं। ऐसी कारोबारी मुलाकातें जो ज्यादातर सिर्फ बातचीत तक ही महदूद रहती थी, उन्होंने अब एक अरसे से बिजनेस लंच के बाद बिजनेस ब्रेकफास्ट का रवाज भी निकाल लिया था। सुबह सुबह इस किस्म की बातचीत से निपटने के बाद मजीद बहुत से काम निपटाने के लिए उनके पास दिन का ज्यादा वक्त बच जाता था। उस मुलाकात से फारिग होकर और अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज के असल ऑफिस का एक चक्कर लगाकर मैं लंच के बाद अपने होटल वापस पहुंचा तो अंबर ने उस रोज की डाक मेरे सामने ला रखी। रस्मी और कारोबारी किस्म के खतूत वो खोल लेती थी, जिस पर कार्रवाई करना उसके बस में होता था और वो भी कर लेती थी, या स्टाफ के मुतल्लिका आदमी को पहुंचा देती थी। मेरे लिए सिर्फ वही डाक लाती थी जिससे मेरा एक नज़र देखना, उस पर कोई नोट लिखना या दस्तखत करना जरूरी होता था। कभी कभार कोई भूला भटका ऐसा खत आ जाता था जिस पर पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल लिखा होता था तो उसे वो नहीं खोलती थी। उस रोज उसने डाक की ट्रे मेरे सामने रखी। उससे पहले कि मैं डाक की तरफ तवज्जो देता, उसने चुटकी में पकड़कर ट्रे में से एक लिफाफा निकाला और उसे हवा में लहराते हुए बोली, इस पर इंतहाई निजी लिखा हुआ है, लेकिन इसकी औकात इंतहाई निजी नजर नहीं आ रही है। आम डाक का लिफाफा है, मैला कुचैला, एड्रेस भी उल्टा सीधा और नामुकम्मल सा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये मंजिल तक कैसे पहुंच गया। अगर हमारा होटल मशहूर ना होता तो ये कभी आप तक न पहुंचता। लगता है आपके किसी बहुत ही गरीब जानने वाले ने दूर दराज से लिखा है। पता नहीं आपकी शनासाइयाँ कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। मैंने लिफाफे का जायजा लिया। अंबर ने उसके बारे में जो कुछ कहा था ठीक ही कहा था। मैंने उसे चाक किया और खत को उलट पुलट कर सबसे पहले उसे अरसाल करने वाले का नाम तलाश करने की कोशिश की। खत के आखिर में जो नाम लिखा था उसे पढ़कर मैं यकदम सीधा होकर बैठ गया। वो नाम कामरान का था, ताहम कोई एड्रेस वगैरह नहीं था। हत्ता के खत से ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ से लिखा गया था। मैंने उसे तेजी से पढ़ना शुरू किया। न जाने क्यों कामरान की राइटिंग किसी लड़की की राइटिंग का गुमान करवाती थी। उसने लिखा था, अफजल साहब, सबसे पहले मुआज़र चाहूंगा कि आपने मुझ गरीब अजनबी की खातिर इतनी जहमत उठाई, लेकिन मैंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। लेकिन शायद कोई गैबी हाथ होता है जो इंसान को इधर उधर लिए फिरता है। मुझे शायद उस गैबी हाथ ने धक्का दिया था और मैं आपको धक्का देकर भाग निकला था। मालूम नहीं उसके बाद आपने मुझे तलाश करने की कोशिश की होगी या जलाकर मेरे हाल पर छोड़ दिया होगा। अगर आपने पुलिस या किसी और ने भी मुझे कराची में ढूंढने की कोशिश की होगी तो जाहिर है मैं उन्हें नहीं मिल सका। तभी ये खत लिखने की नौबत आई है। मैं किसी को कराची में नहीं मिल सकता था क्योंकि मैं उस रोज कराची से निकल गया था। मेरा पुराना मेहरबान शनासा अचानक रास्ते में मुझसे टकरा गया था। वो मेरे लिए बड़ा अहम मददगार बन गया, वरना न सिर्फ अपने साथ महफूज तरीके से मुझे कराची से बाहर ले गया, बल्कि उसने मेरे लिए एक महफूज ठिकाने का भी बंदोबस्त कर दिया। यूं गोया मेरा फौरन नोयत का मसला हल हो गया। चंद दिन पहले तक मेरी जिंदगी इस मुल्क के उन लाखों नौजवानों जैसी ही थी जो गुर्बत और बेरोजगारी के भंवर में फंसे फिक्र माश और दूसरी परेशानियों में गलता इधर उधर फिरते रहते हैं। उनकी रोजो शब में बड़ी यकसानियत होती है। रोजाना नई मायूसियों के सिवा उनकी जिंदगी में कोई काबिल जिक्र बात नहीं होती। मैं इस वक्त एक साहिली बस्ती में हूँ, बल्कि उसे बस्ती नहीं कहना चाहिए। ये अच्छा भला एक कस्बा है, बलूचिस्तान की हदूद में शामिल है, लेकिन कराची से बहुत ज्यादा दूर नहीं है।
मुकम्मल अता पता मैं आपको अभी नहीं लेकिन जल्द ही दे दूंगा, बल्कि शायद खुद ही आप तक पहुंच जाऊंगा। मैं चाहता हूं अभी मुझे चंद दिन की मोहलत और हासिल रहे और कोई मुझे आकर न पकड़े। दरअसल मुझे कुछ यूं लग रहा है जैसे अचानक और इत्तफाकन मैं किसी बहुत ही पुरस्कार सिलसिले के करीब पहुंच गया हूँ। अफजल साहब, यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ जारी है और ऐसा लगता है कि मामला घूम फिर कर प्रिंस इंडस्ट्री से ही मिलता है, लेकिन अभी तक मैं सही मानों में कोई कारामद बात मालूम नहीं कर पाया हूँ। मैं इस सिलसिले में अपने तौर पर कुछ करना चाहता हूँ। मैं भी किसी को इस तरह मुतवज्जा करना नहीं चाहता। अगर मैं वाकई मामलात की चंद अहम कड़ियाँ मिलाने में भी कामयाब हो गया तो शायद ये मेरा बहुत बड़ा कारनामा समझा जाएगा और शायद उसके बाद पुलिस मुझे बख्श दे, मुझे प्रिंसेस मैरा के कत्ल के शुबे से बालातर करार दे दे। बस फिलहाल मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से छुप छुपा कर बड़ी दुश्वारियों से आपको ये खत रवाना कर रहा हूँ। मालूम नहीं आप तक पहुँच भी सकेगा या नहीं, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये सिर्फ मैं अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए लिख रहा हूँ। असल बातचीत तो आपसे चंद दिन बाद ही होगी। मेरा या मेरे असल तफसीली खत का इंतजार कीजिएगा। मुखलिस और मुआज़त खान। ये एक नहायत गैर मुतवक्की और अजीब व गरीब खत था। मैं उसका कामरान के मुदरजात को सही तौर पर समझने के लिए कई लम्हे तक खामोश बैठा रहा। सर, आप तो इस खत को पढ़ते ही कहीं खो गए। अंबर की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। हाँ, ये बहुत संगीन और संजीदा मामला है। अंबर, तुम अपने कमरे में जाओ और मुझे कुछ सोचने दो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो मेरे लहजे के उतार चढ़ाव और आंख के इशारे को बखूबी समझती थी। फौरन चली गई। मैंने खत को उलट पलट कर देखा। वो किसी रजिस्टर से फाड़े गए आम से कागज पर आम से बाल पॉइंट से लिखा गया था। कागज पर भी इक्का दुक्का मैल के धब्बे मौजूद थे। लिफाफा आम डाक का था और उस पर मोहर इतनी धुंधली और नामुकम्मल थी कि एक हर्फ भी यकीनी तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता था। मैं भी खत को हाथ में लिए उन्हीं सोचों में उलझा बैठा था कि रहीम गुल बगैर किसी इत्तला के कमरे में दाखिल हुआ। वो वर्दी में था और खिलाफ मामूल बहुत संजीदा नजर आ रहा था, यानी सचमुच संजीदा। एक ख्याल अचानक मेरे जहन में लपका। पुलिस तो अपने वसाइल की बिना पर बहुत कम वक्त में बलूचिस्तान की उन साहिली बस्तियों के बारे में मतलूबा मालूमात हासिल कर सकती थी जो कराची से ज्यादा दूर नहीं थी। वो मेरे सामने आन पहुंचा और अजीब से अंदाज में एक टुक मुझे घूरने लगा। कामरान का खत मेरे हाथ में था। मैं भी उलझन में था कि खत उसे दिखाऊं या नहीं। मैंने अपना लहजा कुछ गुफ्ता बनाने की कोशिश करते हुए कहा, खैरियत तो है? पुराने कर्ज ख्वाहों की तरह क्यों घूर रहे हो? मैं तुम्हें अपने साथ एक जगह ले जाने के लिए आया हूँ। वो संजीदगी से बोला। क्या गिरफ्तार करके ले जा रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। गिरफ्तार करके तो मैं किसी दिन तुम्हें सीधा फांसी के तख्ते पर ही ले जाऊंगा। वो गहरी संजीदगी से बोला। अदालत में पेश किए बगैर? मैंने पूछा। अदालतें अगर सब मुजरिमों को सजा देने में कामयाब हो सकती तो इस मुआशरे की हालत बहुत बेहतर होती। वो ठंडी सांस लेकर बोला, आओ चले। लेकिन मैंने उठने के बजाय वो खत और लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। मैं फैसले पर पहुंच चुका था। वो उठते उठते बैठ गया और बगौर खत पढ़ने लगा। उसने सही तौर पर समझने के लिए खत को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ा। लिफाफे का बहुत बारीक बीनी से मुआयना किया और यकीनन नतीजे पर पहुंचा जिस पर मैं पहुंचा था। उसके तासुरात में सिर्फ एक लम्हे के लिए अजीब सा तगय्युर आया था। ये तुम्हें कब मिला है? उसने पूछा। खत पर कोई तारीख वगैरह दर्ज नहीं थी। अभी चंद मिनट पहले, मैंने जवाब दिया। खिलाफ तवक्को उसने उस खत के बारे में मुझसे मजीद सवालात नहीं किए और उठते हुए बोला, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम मेरे साथ चलो मेरी गाड़ी में। खत उसने लिफाफे समेत तय करके अपनी जेब में रख लिया। मैं उसके साथ बाहर आया जहां उसकी लैंड क्रूजर खड़ी थी। पिछले सेट पर सिर्फ एक मुसल्ला SI मौजूद था। रहीम गुल ने खुद ड्राइविंग सीट संभाली। मैं उसके बराबर बैठ गया। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के गुंजान आबाद पुराने और बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों से गुजरती हुई बिल्ला आकर एक तंग सी सड़क पर जाकर रुकी। सामने एक पहली सी सालखोता इमारत नजर आ रही थी, जैसे अमूमन पुराने वक्तों में सरकारी क्वार्टर हुआ करते थे। उसकी हालत तबाह थी। प्लास्टर उतर चुका था, पीले रंग की तहें उखड़ चुकी थी। यह कौन सी जगह है? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हें नहीं मालूम? रहीम गुल ने उससे भी ज्यादा हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, हाँ तुम्हें भला क्या पता होगा, तुम अमीर आदमी हो, तुम्हें कभी इधर का रुख करने की जरूरत पेश नहीं आई होगी। यह सरकारी अस्पताल का हकमी हिस्सा है। अस्पताल? मैंने बेयकीनी से इधर उधर देखा। इस इमारत के पिछले गेट पर दोनों तरफ कचरे के ढेर थे जिससे ताप फूट रहा था। ढेरों के ऊपर ऐसा कचरा भी था जो अस्पतालों से ही फेंका जाता है। थोड़ी देर बाद हम अस्पताल में मौजूद थे। वहां ठंडक बराए नाम थी। फिजा में सड़ान सी रची हुई थी। सामने ही लोहे के पहिएदार ठेलों पर बेतरतीबी से लाशें पड़ी थी। कुछ कपड़े से ढकी हुई थी, कुछ बगैर ढकी थी। कांस्टेबलों को शायद मालूम था कि रहीम गुल कौन सी लाश देखने आया था। वो आगे जाकर लाश तलाश करने लगे। रहीम गुल और मैं एक तरफ खड़े थे। ये मुर्दा खाना है? मैंने बेयकीनी से पूछा। वहां पीसी लाशें मौजूद थी। जाहिर है इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? वो तलख लहजे में बोला, ये एक बदनसीब मुल्क का अस्पताल और उसका मुर्दा खाना है। वो मुल्क जिसके बड़ों को चीना छपटी से और छोटों को एक दूसरे की गर्दनें काटने से फुर्सत नहीं है। जहाँ लाशों पर सियासत होती है, यहाँ कुछ लाशें ऐसी हालत में भी आती हैं कि कमजोर दिल का आदमी उन्हें देख ले तो कई हफ्ते तक नींद से चीखें मारकर उठता रहे। हम लोगों से तो जिंदा लोग नहीं संभाले जाते, हम इतने मुर्दे कैसे संभालेंगे? और फिर इस मुल्क में तालीम और सेहत के शोबे पर जितना कुछ खर्च किया जा रहा है और जिस अंदाज से खर्च किया जा रहा है उसमें तो अस्पतालों की यही हालत होगी और जिंदों और मुर्दों की इसी तरह मिट्टी पलीत होती रहेगी।
तल्खी उसके लहजे में नहीं, उसके चेहरे पर भी थी। उसी स्नान अस्पताल के मुलाजिम और कांस्टेबलों ने मिलकर उसकी मतलूबा लाश तलाश कर ली थी। उन्होंने हमें इशारे से करीब बुलाया। हम लाशों के उस भयानक बाजार से बमुश्किल गुजरते हुए वहां तक पहुंचे। लोहे की रेहड़ी पर हमारे सामने एक कटी फूटी और मशकशुदा सी लाश पड़ी थी। लाश की हालत बहुत खराब थी, लेकिन मैं उसे पहचान सकता था। मेरे रगे पैर में एक सर्द सी लहर तोड़ गई। वो कामरान दानिश की लाश थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो कामरान दानिश की लाश थी। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद ये मेरी नजर का धोखा था। लाश का चेहरा भी काफी बिगड़ा हुआ था, उसके बावजूद उसमें कामरान की शबाहत मौजूद थी। मैंने सोचा शायद बात सिर्फ शबाहत ही की हो, ये कोई और ऐसा नौजवान हो जिसकी शक्ल कामरान से थोड़ी बहुत मिलती हो। कामरान भला ऐसे दर्दनाक अंदाज में क्यों कर मर सकता था? अभी कुछ देर पहले ही तो मुझे उसका खत मौसूल हुआ था, जिसमें उसने खुशखबरी लिखी थी कि शायद किसी बहुत बड़ी गड़बड़ का सिरा उसके हाथ आ गया था। वो इस सिलसिले में मजीद मालूमात जमा होते ही और मुनासिब मौका मिलते मुझे तफसीलन आगाह करेगा। अभी तो वो खत भी रहीम गुल की जेब में था। अभी तो हम सही मानों में उसके मुदर्जात पर गौर भी नहीं करने पाए थे, और इस हालत में उसकी लाश हमारे सामने आ गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई गलत फहमी थी। ये जरूर कोई और नौजवान था जिस पर हमें कामरान दानिश का धोखा हो रहा था। मैं ज्यादा देर तक अपने आप को उन तिफल तसल्लियों से न बहला सका। किसी को धोखे में रखना और खुद धोखे में रहना मेरी आदत भी नहीं थी। मैं गैर इरादी तौर पर जरा पीछे हटा तो दीवार के साथ साथ बनी हुई चंद इंच ऊंची एक स्लैब से मेरा पांव टकरा गया। मैंने पलट कर देखा, उस स्लैब पर भी कई लाशें रखी थी। बाज पर पड़ी हुई चादरें खून से तर थी। मैं जरा संभल कर खड़ा हो गया और अपने आप को तिफल तसल्लियों के दायरे से बाहर ले आया। मैंने यकीन कर लिया कि कामरान मर चुका था। हैरत और बेयकीनी की जगह तासुफ और दुख की एक सर्द लहर ने ले ली। अनगिनत सवालों ने एक साथ जहन पर जलगार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने आर्जी बेहिसी को ढाल बनाते हुए उस जलगार को रोकने की कोशिश की। मैं चाह रहा था कि मेरा जहन चंद लम्हे के लिए शल सा हो जाए, ताकि मैं अनगिनत सवालों की अज़ियत से बच सकूं। आखिरकार मैंने रहीम गुल की तरफ देखा, जो पथराया हुआ सा चेहरा लिए खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए ठहरे लहजे में पूछा, ये सब क्या है? क्या सब क्या है? उसने अनजान बनते उस पार लहजे में कहा। मैंने अपनी आवाज़ को सरगोशी की हद तक नीचे लाने की कोशिश की, ताकि अस्पताल का मुलाजिम और कांस्टेबल न सुनने पाए। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी खोपड़ी पर ऐसा खोसा रसीद करूं कि तुम्हारा ये बेमसरिफ वजूद भी यहाँ पड़ी हुई इन बहुत सी लाशों में शामिल हो जाए, और तुम्हारी ये बेमगज खोपड़ी किसी पिचके हुए तरबूज की तरह इधर उधर बिखर जाए। यहाँ तो तुम्हारी लाश को कपाने के लिए जगह भी नजर नहीं आ रही। उसने नीमवासी आंखों से नहायत पुरस्कून अंदाज में, बल्कि यूं कहना चाहिए कि किसी हद तक अफसुर्दगी से मेरा जायजा लिया। फिर गहरी सांस लेकर बोला, मुकालमे अच्छे बोल लेते हो, काश तुम सीधे साझे अंदाज में बात करने के आदी होते। मैंने उस मौका पर उसे बहस में उलझने के बजाय अपने गम गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, इसे किसने इस हाल को पहुंचाया है, यह हमें अभी मालूम करना है। वो पुरस्कून लहजे में बोला, वैसे पुलिस सर्जन की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इसकी यह हालत किसी मगरमच्छ की वजह से हुई है। मगरमच्छ? मैंने बेयकीनी से दोहराया। मैं सचमुच एक लम्हे के लिए अपना गम और गुस्सा भूल गया। मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि रहीम गुल को ऐसे मौका पर भी मजाक सूझ सकता था। मुझे यकीन था कि वो मजाक नहीं कर रहा था। उसने इस बात में सर लाया तो मैंने पूछा, तुम किस किस्म के मगरमच्छ की बात कर रहे हो? 4 टांगों पर रेंगने वाले किसी मगरमच्छ की, या 2 टांगों पर चलने वाले मगरमच्छ की? बहुत से सवाल ऐसे थे जो तिश्ना रह गए थे। रहीम गुल ने जो तफसीलात मुझे बताई थी, उनमें सिर्फ एक ही बात काबिल गौर थी कि समंदरी इलाके की तरफ से उसकी लाश मिली थी। उसे किसी मगरमच्छ ने आधा खाकर आधा बाहर उगल दिया था। रहीम गुल को थाने छोड़कर मैं अपने ऑफिस आ गया था। टेलीफोन की घंटी ने मुझे ख्यालों से चौंका दिया। दूसरी तरफ शफी शाह था। वो अपने मखसूस धीमे और पुरस्कून अंदाज में बोला, सर आपने डिफेंस के एक बंगले के बारे में मालूमात हासिल करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। उसकी रिपोर्ट हाजिर है। मैंने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जमा करने की कोशिश की है, इसीलिए तो मैंने ये काम तुम्हारे सुपुर्द किया था। मैं संभल कर बैठ गया। उस बंगले की बात कर रहा था जिसमें एक अधेड़ उम्र मर्द और जमशेद करीम के दफ्तर में काम करने वाली नौजवान खूबसूरत लड़की को जाते देखकर मैंने खुद भी कुछ देर निगरानी की थी। वो दोनों एक महंगे शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग करने और एक उम्दा साहिली रेस्तोरां में खाना खाने के बाद वहां पहुंचे थे। सर, वो बंगला तो उसी तहकीकाती एजेंसी के एक आला अफीसर का है जो जमशेद करीम की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में तहकीकात कर रही है, शफी शाह ने बताया। और इन दिनों उसमें मुस्तकिल तौर पर दर हकीकत कोई भी नहीं रह रहा है। पहले ये किराए पर उठा हुआ था, अब उसमें किराएदार भी नहीं है। सिर्फ ये अफसर साहब कभी कभी चंद दिनों के लिए आकर ठहरते हैं और कोई नई लड़की उनके साथ होती है। दरअसल वही चंद दिन उसमें कायम करती है। अफसर साहब इस दौरान में आते और जाते रहते हैं, कभी कभी पूरी रात भी यहीं गुजारते हैं। चंद दिन बाद दोनों गायब हो जाते हैं। कुछ वक्फे के बाद अफसर साहब भी किसी नई लड़की के साथ नमूदार होते हैं और यही मामूल दोहराया जाता है। नाम क्या है उन अफसर साहब का? मैंने मजीद संभल कर बैठते हुए पूछा। IK दुरानी, शफी शाह ने बताया। शादीशुदा है? मैंने पूछा। जी हाँ। अच्छे भले बड़े बड़े बच्चे हैं उसके, शफी शाह ने जवाब दिया। उसकी अपनी असल रिहाइश कहाँ है? क्या ये बीवी बच्चों के साथ नहीं रहता? मैंने जानना चाहा। असल रिहाइश बीवी बच्चों के साथ ही है। सरकारी तौर पर रिहाइश के लिए सोसाइटी में बंगला मिला हुआ है,
लेकिन शहर के कई पोश इलाकों में उससे कहीं बेहतर कई बंगलों का मालिक है। वो सब अजीजों और रिश्तेदारों के नामों पर है। जबरदस्त पैदागीर अफीसर है, लेकिन बहुत शातिर है। कभी कोई वादे सबूत नहीं जोड़ता और शायद बहुत ऊपर तक लाइन सेट की हुई है। कभी गिरफ्त में नहीं आया, कभी उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई। शफी शाह ने बताया, और ऐसा अफसर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के बारे में तफ्तीश का इंचार्ज है, जिस पर मुल्क के हिसास इदारों को असलहे की अंडरग्राउंड मार्केटिंग का शुबा है। मैंने तल्ख लहजे में कहा, यही सितम ज़रीफ़ी है। जिस कंपनी के बारे में वो तहकीकात कर रहा है, उसमें नामालूम किस्म की खिदमात अंजाम देने वाली एक खूबसूरत लड़की उसके साथ उसके बंगले पर रह रही है और वो उसे शॉपिंग भी करवा रहा है। हमारे यहाँ अक्सर इदारे अक्सर मामलात की जो भी तफ्तीश तहकीकात करते हैं, उनमें से बेशतर में अंदरूनी खाना यही कुछ पाया जाता है। इसलिए अक्सर तहकीकात का जो अंजाम होता है, उस पर एक दर्दमंद इंसान सिर्फ रो सकता है। शफी शाह ने कहा, अगर कभी कभार हकीकत से करीब कोई रिपोर्ट तैयार भी हो जाती है, तो ऊपर जाकर उसका जो अंजाम होता है वो उससे भी ज्यादा अफसोसनाक होता है। मैं एक लम्हे के लिए गैर इरादी तौर पर खामोश रहा। दिल में वही तासुफ उभराया था जो अक्सर बहुत सोच विचार में उलझा हुआ होता था तो तब आता था। एक तरफ हर छोटे से बड़ा अफसर निजाम की ऐसी तैसी कर रहा था। लड़की के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई? मैंने पूछा। जी हाँ, वो खाराधर के 2 कमरों के एक तंग तारीख फ्लैट से निकली है और कुछ ही अरसा पहले क्लिफ्टन के एक अच्छे और महंगे अपार्टमेंट में पहुंची है। तरक्की का सफर अभी जारी है। उसका कुंबा कई अफराद पर मुश्तमिल है। लगता है सब खामोशी से उसके हम सफर। शफी शाह ने बताया, मेरा ख्याल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन में उसका मसरफ यही होगा। मेरे ख्याल में तो जमशेद करीम के यहाँ जो 3-4 लड़कियां मौजूद हैं, सभी का मसरफ यही है। शफी शाह के लहजे में हल्की सी तलखी और हल्की सी सफाकी थी। मुझे गजल याद आई, वो भी जमशेद करीम के दफ्तर में मुझसे टकराई थी। वो तो बहुत ही बाज़ोक और नफीस लड़की मालूम होती थी। फिर मैंने सोचा, बाज़ोक और नफीस लोग तो हर लाइन में पाए जाते हैं। शफी जब बात जरते हुए बोला, उस लड़की का नाम तमीना है। शायद कुछ अफसोस की बात यह है कि वो खासी पढ़ी लिखी है। उसने फलसफे में MA किया हुआ है। शायद बहुत सी तलखियों से गुजरने के बाद जिंदगी का फलसफा भी उसकी समझ में आ गया हो। मैं तवील सांस लेकर कहा। एक लम्हे की खामोशी के बाद मैंने कहा, शफी शाह तुम एक काम करो, बल्कि अपने अलावा भी कुछ लोगों को इस काम पर लगा दो। जिन लोगों ने ये मालूमात जमा करने के सिलसिले में काम किया है, वही इस काम के लिए भी मौजूद रहेंगे। काम सिर्फ ये है कि दुरानी के मुख्तलिफ रिश्तेदारों के नाम पर जो महंगे महंगे बंगले हैं, उनकी मलकियत के कागजात की फोटो कापियाँ हासिल करनी है। नेज़ अगर दुरानी से उनकी रिश्तेदारी का कोई मुबहम सा भी सबूत मिल जाए तो वो भी बेहतर है। ये काम मुश्किल तो नहीं है? हरगिज नहीं सर, शफी शाह ने इत्मीनान से जवाब दिया। काम मुश्किल हो तब भी उसे छोड़ा तो नहीं जाता। अगर काम नागुज़ीर हो तो उसे करना ही पड़ता है, चाहे वो मुश्किल हो या आसान। इस किस्म के काम तो कहीं थोड़ी बहुत रकम खर्च करके और जहाँ रकम से बात न बने वहाँ थोड़ी बहुत धौंस धमकी से हो जाते हैं। कोशिश करो कि चंद दिन के अंदर अंदर ये काम हो जाए। इस दौरान में अगर दुरानी करप्शन के कुछ और सबूत भी हाथ आ सकें तो वो भी जमा कर दो। मैंने हदायत की। मकसद ये कि दुरानी की फाइल तैयार कर दी है। शफी शाह ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। जब ये महज माली बेज़ाब्तगियों या टैक्सेस चोरी पर दूसरों की झूठी सच्ची फाइलें तैयार कर सकते हैं, तो इनके अजीम शान कारनामों की फाइलें भी तो तैयार होनी चाहिए। हमारी फाइल जरा ज्यादा रंगीन संगीन, ज्यादा सच्ची और बातस्वीर होगी। तुम एक छोटा केम कार्ड और इंफ्रारेड स्कोप भी तैयार रखो। अगर मौका मिल गया तो शायद आज रात ही थोड़ी सी शूटिंग हो जाए। यह जरा मुश्किल काम है, सिर्फ तुम और मैं करेंगे। गालिबन इंडोर शूटिंग होगी। शफी शाह एक बार फिर धीरे से हंसा। हाँ, बल्कि कुछ ज्यादा ही इंडोर होगी। जाहिर है आउटडोर शूटिंग में तो कुछ हाथ आने से रहा। मैंने कहा, आपने दुरानी को अच्छी तरह ही घेरने का प्रोग्राम बना लिया है। कागजात के नकुल मैं जल्दी हासिल कर लूंगा। यह ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अखबारी लोग भी किसी न किसी अंदाज में ये काम करते रहते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो अक्सर इस किस्म के सबूत साथी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उन्हें इज्तिमाई और तामीरी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। और कोई हुक्म? शफी शाह ने दरियाफ्त किया। फिलहाल कुछ नहीं, मैंने कहा। मैं तुम्हारी आइंदा टेलीफोन कॉल का मुंतजिर रहूंगा। उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने रिसीवर रखा ही था कि मेरे मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। उस फोन पर मेरे हेलो कहते ही दूसरी तरफ इत्मीनान भरे अंदाज में गहरी सांस ली। फिर हल्की सी खांसी के साथ कहा गया, खुदा का शुक्र है कि तुम शहर ही में मौजूद हो। वो सेठ वाहिद था। मैंने धीमे लहजे में कहा, अगर मैं शहर ही में मौजूद ना होता तो क्या कोई बड़ा नुकसान हो जाता? मुझे अंदेशा है कि नुकसान तो तुम्हारे मौजूद होते हुए भी हो चुका है। उसके लहजे से बहुत संजीदगी छलक रही थी। मेरी धड़कन एक लम्हे के लिए तेज हुई, लेकिन मैं खामोश रहा। जरा तवक्कुफ के बाद वो खुद ही बोला, अभी अभी एक खबर मुझ तक पहुंची है जो अगर सच्ची हुई तो बहुत अफसोसनाक होगी। उसकी तस्दीक या तरदीद के लिए मेरे आदमी टेलीफोन पर मसरूफ है, लेकिन मैंने सोचा इतनी देर में तुमसे बात कर लूँ। शायद किसी इत्तेफाक के तहत तुम्हें इस सिलसिले में कोई सही इत्तला मिल चुकी हो। बात क्या है? बिला तमहीद बताओ ना, इतना सस्पेंस क्यों पैदा कर रहे हो? मैंने मसनूई खुश मिजाजी से कहा। मुझे पता चला है कि सरकारी अस्पताल में एक लाश आई है। मेरे मुताबिक उसका नाम कामरान दानिश बताया जा रहा है। क्या यह दुरुस्त है? तुम इसकी तरदीद या तस्दीक कर सकती हो? इसके लहजे में इस्तराब था। मैं एक लम्हे खामोश रहा। मेरी खामोशी तासुफ की खामोशी भी थी और हैरानी की भी। तासुफ तो कामरान के अंजाम का था और हैरानी सेठ वाहिद की उस कदर बाखबर होने पर थी।
उस शख्स के वसाइल और जरा यकीनन हैरत अंगेज थे। उससे बात छुपाने का कोई फायदा नहीं था। एक तो मुझे उसमें अब कोई मसलहत नजर नहीं आ रही थी, दूसरे वैसे भी जिस शख्स को इतनी जल्दी ये उड़ती उड़ती सी खबर मिल गई थी उसके लिए असल और पूरी बात मालूम कर लेना भी कोई मसला नहीं था। उसके आदमी हरकत में आ चुके थे। सिर्फ चंद सेकंड या चंद मिनट की बात थी कि सारा मामला उसके इल्म में आ जाता। यूं भी उसे इतलात फराम करने वाले न जाने कहां कहां बैठे थे। तभी तो ये खबर मुबहम अंदाज में ही सही लेकिन इतनी जल्दी उस तक पहुंच तो गई थी। तुम्हारी खामोशी उस खबर की तस्दीक कर रही है, सेठ वाहिद बोला। वो देखने में अजीब सा शख्स दिखाई देता था लेकिन यकीनन इतना अजीब था नहीं। उड़ती चिड़िया के पर भी गिनना जानता था और काटना भी। तुम्हें सही इतला मिली है सेठ वाहिद? मिलाकर मैंने गहरी सांस लेकर कहा। मैं चंद मिनट पहले ही उसकी लाश देख कर आया हूँ। वो उसी कामरान दानिश की लाश है जिसकी तुम्हें तलाश थी। वो एक लम्हे कुछ भी ना बोल सका और मेरा अंदाजा था कि ये उस पर बहुत बड़ा सदमा गुजर जाने की निशानी थी। वो बड़े बड़े नुकसानात और सदमों का बज़ाहिर कोई नोटिस न लेने वाला आदमी मालूम होता था, लेकिन अगर वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया था तो उसका मतलब यही था कि उसकी अंदरूनी हालत अच्छी नहीं थी और वो सदमे से संभलने की कोशिश कर रहा था। तुमने फौरी तौर पर मुझे इत्तला नहीं दी अफसल। उसकी आवाज़ बिलाकर उपड़ी। उसका लहजे में खफीफ सा शिकवा था। मैं भी उसके लिए हिम्मत जमा कर रहा था। मैंने जवाब खड़ा। उसके अलावा मेरी 2-3 टेलीफोन कॉल्स क्या आ गई थी। मैं मुख्तसर गुफ्तगू करके उनसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अभी भी उस कोशिश में कामयाब ही हुआ था कि तुम्हारा फ़ोन आ गया। उसने उनखारा भरा और गालबन अपने शिकवे को तूल न देने का फैसला किया। वो दोबारा बोला तो उसके लहजे से बोझलपन गायब हो गया था। सिर्फ एक मुबहम सा तासुफ रह गया था। कुदरत ने उसके साथ भी एक मजाक किया और हमारे साथ भी। ये कहकर उसने एक तवील सांस ली और गोया उस सदमे को जहन से झटकने की कोशिश की। बहरहाल जो होना था वो हो चुका। कामरान इस दुनिया में किसी भी मकाम पर होता तो उसे वापस लाया जा सकता था, लेकिन जहां वो जा चुका है वहां से उसे वापस नहीं लाया जा सकता। बल्कि अगर गलती से हम भी वहां चले गए तो वापस नहीं आ सकेंगे। इसलिए बेहतर है यहीं रहते हुए अपने दूसरे मसाइल को देखने की कोशिश करें। ये तुमने अक्लमंदी की बात की है, मैंने कहा, लेकिन मैं एक बेवकूफ़ी का काम भी करना चाहता हूँ। वो क्या? मैंने तजस्सुस से पूछा। उसे तुम सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटना कह सकती। वो पुरस्कून लहजे में बोला। कामरान को तो जैसे और जिस वजह से भी मरना था वो मर चुका, लेकिन मैं उसकी तफसीलात जानना चाहता हूँ। मैं अपने तौर पर तो कोशिश करूंगा ही, लेकिन अगर तुम्हें इस सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल हों तो दोस्ती और अपनायत के इस बेउनवान से रिश्ते के तहत बता दो जो मेरे और तुम्हारे दरमियान कायम हो चुका है। मैं भी उस रिश्ते के बारे में तो कुछ ज़्यादा पुरयकीन नहीं था, लेकिन मैंने उसे उस सिलसिले में उस हद तक बताने में कोई हर्ज नहीं समझा जिस हद तक वो पुलिस और अस्पताल वगैरह में मौजूद अपने ज़राए से मालूमात हासिल कर सकता था। अलबत्ता मैंने उसे ये नहीं बताया कि कामरान की तरफ से आज ही मुझे एक ख़त भी मौसूल हुआ था।